गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ यूपीएसआई प्रज्ञान बैच में जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है मेरे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये ज्योग्राफी लाइव सेशन। तो जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक बेसिक बातों को लेकर, और बहुत सारे बच्चों का एक डाउट भी आया था जो आप लोग डाउट ग्रुप में मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर आपने बताया था कि पैंजिया महाद्वीप जब दो भागों में टूट गया था, जिसमें उत्तर वाला जो भाग है वो लारेशिया कहलाया था और दक्षिण वाला भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया था। और लारेशिया से हमने मेरे बच्चों तीन महाद्वीपों का निर्माण बताया था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका था, आपका एशिया था और एक यूरोप था। और चार महाद्वीपों का जो निर्माण है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है। उन चार महाद्वीपों में हमने एक साउथ अमेरिका की बात की थी, एक ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, एक अंटार्कटिका की बात की थी और एक अफ्रीका की बात की थी। तो बच्चों के दिमाग में ये आया था कि सर आपने बताया कि हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन आज तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं रहा, एशिया तो लारेशिया से अलग हुआ है। तो इस तरीके का एक डाउट आप लोगों के लिए आया था, तो बच्चों उसको मैं क्लियर कर देता हूं। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को हम, ठीक है। तो जो आपका डाउट आ रहा था ना, जो आप डाउट ग्रुप में ज्यादातर बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, एक बार मैं आपका फटाफट वो डाउट क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर मेरे बच्चों पूरा का पूरा जमीनी भाग एक ही जगह होता था, जिसको हमने क्या बोला था, पेंजिया बोला था। फिर इस पेंजिया के दो भाग भी हमने कर दिए थे, और पेंजिया जब दो भागों में टूटा था तो बच्चों बीच के अंदर क्या घुसा था, पानी घुसा था। और बीच में ये घुसा हुआ जो पानी है ना, इसी को हमने क्या बोला था, टेथीस सागर बोला था। इसको कौन सा सागर बोल दिया था, टेथीस सागर हमने बोल दिया था। और ऊपर वाला जो भाग था बच्चों, इसका नाम हमने रखा था लारेशिया, लारेशिया। और नीचे वाला जो भाग है इसका नाम था गोंडवाना लैंड, क्योंकि गोंड एक जनजाति है और गोंड नामक जनजाति धरती के इस निचले इलाके के ऊपर हमेशा से रहती आई है, तो इस लैंड का नाम उस जनजाति के नाम पे गोंडवाना लैंड रख दिया। मेरे दोस्त हम बात करें तो लारेशिया, जो ये लारेशिया जमीन है ना, इस लारेशिया जमीन से तीन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उन तीन महाद्वीपों में हमने एक नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, एक मैंने आपको एशिया पढ़ाया और एक मैंने आपको यूरोप पढ़ाया, ठीक है। और नीचे वाले इस गोंडवाना लैंड से मेरे बच्चों चार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो ये जो अपना भारत है, और अपना भारत कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो मेरे दोस्त ये पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये किसका हिस्सा रहा है, गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश से ठीक नीचे की जमीन बच्चों अपने भारत की किसका हिस्सा रही है, गोंडवाना लैंड की। और मध्य प्रदेश से ऊपर की जो जमीन है बच्चों, ये टेथी सागर के अवसादों से बनी है, ठीक है। टेथी सागर जब पूरा का पूरा गायब हो जाता है तो हिमालय का निर्माण होता है, और हिमालय से ठीक वाला जो ये मिडल प्लेन है, मध्यवर्ती मैदान है, ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। तो बच्चों ये जो मिडल प्लेन होगा, जो हमारा पंजाब से शुरू होगा, हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, आगे झारखंड होगा, आगे पश्चिम बंगाल होगा। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो ये बीच वाली बेल्ट है, जिसको हम मिडल प्लेन बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे जब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरा का पूरा भारत के बारे में बता के चलूंगा। तो बच्चों ये हमारा भाग टेथी सागर से बना है, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया मतलब मध्य प्रदेश से ठीक नीचे का भारत। और यदि बच्चों इसे हम आज हिमालय ना मानकर इसको टेथी सागर मान लें, इसको हिमालय ना मानकर क्या मान ले, टेथी सागर, क्योंकि हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हुआ है। तो टेथी सागर से ऊपर की जो जमीन होगी वो क्या होगी, लारेशिया होगी। क्योंकि यहां पर आपको इस गोले में दिखाई दे रहा होगा कि टेथी सागर से ऊपर क्या है, लारेशिया, और टेथी सागर से नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अपना भारत का जो जमीनी हिस्सा है ना, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन अपने भारत को बच्चों शामिल कौन से महाद्वीप में किया गया है, एशिया महाद्वीप में। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि शामिल करने वाला तो इंसान है,
कि भाई आज हम एशिया में हैं, आगे चल के क्या पता 200 400 500 साल के बाद हमें अफ्रीका में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि शामिल करने वाला इंसान है लेकिन जमीन बनाने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो बच्चों अपनी जो जमीन है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन अपनी जो जमीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो आज कौन से महाद्वीप में आती है, एशिया महाद्वीप में। मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि एक तो जमीन का अस्तित्व, मैं यहां जमीन का अस्तित्व बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आज हम गोंडवाना लैंड, आज गोंडवाना लैंड है ही नहीं। आज तो गोंडवाना लैंड की जगह बच्चों हम 4 महाद्वीप पढ़ते हैं, ठीक है, और उन 4 महाद्वीपों में हमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन हमारी जो जमीन है बच्चों वो गोंडवाना लैंड का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है मेरे दोस्त उसका हिस्सा रही है। किसका हिस्सा रही है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा रही है। समझ में आई बात? एक बार सारे के सारे बताओ। हाँ बिल्कुल भाई, कल से आपकी क्लास रात को 9 बजे हुआ करेगी। अच्छा, मूल विधि की क्लास भी लाइव चल रही है क्या आज? अच्छा ऐसा है क्या? चलेगा, चलो आज आज एडजस्ट आप कर लो, बाकी कल से 9 बजे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप तैयार रहना। बच्चों 9 बजे आओगे ना? अकेला तो नहीं छोड़ दोगे तुम मेरे को? ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताओ कि यहां पर हम बच्चों लारेशिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हमारी जो जमीन है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन हम आज आते कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो शामिल करने वाला तो आदमी है ना, ठीक है, शामिल करने वाला तो आदमी है। जैसे आज आप उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश मेरे बच्चों पहले किसका हिस्सा होता था? बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था, ठीक है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा। लेकिन आपकी जो जमीन है मेरे दोस्त उसका अस्तित्व क्या है ये मैटर करेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ही बना होगा, क्योंकि आज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मेरे दोस्त नदियां बहती हैं और उन नदियों के जल के द्वारा बहुत बड़ा मैदानी भाग उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है, ठीक है। चलेगा, समझ में आ गया है, आगे बढ़े फिर। बच्चों हम जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। मैंने आपको 4 दिशाओं में 6 बिंदु पढ़ाए थे, जिसमें हमने ईस्टर्न पॉइंट पढ़ा था, पूर्वी बिंदु पढ़ा था, और फिर पूर्वी बिंदु बच्चों मैंने किबुथु गांव में बताया था, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। और हमारा जो पूर्वी बिंदु है बच्चों उसको कौन सा देशांतर टच करके जा रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। बच्चों भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट होगा, पश्चिमी बिंदु होगा, वो हमने पढ़ा था गुहार मोती, कच्छ जिले के अंदर है, सरकरी का क्षेत्र में आता है और ये गुजरात राज्य का हिस्सा है। बच्चों इसको जो देशांतर टच करके जा रहा था उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। मानचित्र के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है। और बच्चों ये किबुथु गांव है 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर। और दोनों के दोनों यदि वर्टिकल बच्चों हैं तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था अक्षांश, बच्चों ये इंदिरा कोल है, ये कन्याकुमारी है। तो हमारे भारत का जो उत्तरी बिंदु होगा, नॉर्दर्न पॉइंट होगा मेरे बच्चों, उसका नाम होगा इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल जो है वो कौन से एरिया में आता है? पीओके एरिया में। पीओके का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और आपसे कोई पूछ ले कि पीओके की राजधानी, बच्चों पीओके बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पीओके हाईलाइट रहता है, दोनों देशों के बीच एक तगड़ा मुद्दा रहता है। तो बच्चों इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, और आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो मुजफ्फराबाद बच्चों पीओके की क्या है? कैपिटल है। और ये पीओके क्षेत्र में आता है इंदिरा कोल। और ये लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका एरिया है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था आजादी के बाद। और बच्चों ये जो है इंदिरा कोल, ये कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के ऊपर है। बच्चों फिर मैंने आपको अविवादित उत्तरी बिंदु भी बताया था कि इसके ऊपर तो पूरा का पूरा विवाद है। तो अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न पॉइंट आपका सियाचिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियाचिन। सियाचिन बच्चों ग्लेशियर का नाम है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सिया का मतलब गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब होता है। तो ये आपका अविवादित उत्तरी बिंदु होगा। मैंने आपको दक्षिणतम बिंदु पढ़ाया था
कि भारत का सबसे दक्षिण में बच्चों जो गांव है ना वो इंदिरा गांव है, उसको हमने इंदिरा पॉइंट बोल दिया था, पार्सन पॉइंट बोल दिया था, इसी को हमने पिग्मेलियन बिंदु भी बोल दिया था। और बच्चों ये कौन से द्वीप का हिस्सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप का हिस्सा है। और इसको जो अक्षांश टच करके निकलता है उसकी वैल्यू है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर इंदिरा पॉइंट है मेरे दोस्त। और मुख्य भारत का मतलब है 28 राज्यों वाला भारत, और उसका जो दक्षिणतम बिंदु होगा, साउदर्न पॉइंट होगा, वो आपका कन्याकुमारी होगा, जिसका बच्चों नाम रहा है केप केमोरिन पॉइंट। और यह तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, और इसको जो अक्षांश टच करके निकल रहा है उसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बच्चों हमने बात की थी कि उत्तर से दक्षिण तक हमारा विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण तक हमने बात की थी कि इंदिरा कोल से लेके मेरे दोस्त हम यहां तक जब आते हैं तो कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ रही है? 3214 किलोमीटर। इसको बोलेंगे हम अपने भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। और जब हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम अपने को चलना हो, यानी कि गुहार मोती गांव से लेके हमें किबुथु गांव तक जाना हो, तो बच्चों अपने को जो दूरी तय करनी पड़ रही है वो कितने किलोमीटर की? 2933 किलोमीटर की, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा मैप में है ना एरिया कम पड़ गया है, तो पॉइंट हमें लिख के बता दो। तो पूर्व से पश्चिम तक विस्तार इतना होगा, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं यहाँ कुछ और बेसिक बातों का। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा जिस देश में हम रहते हैं उसका एरिया कितना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में शायद ही आपसे पूछे जाएं, और जब पूछा जाएगा तो लगभग सारे बच्चे ही ठीक करके आएंगे कि भारत का एरिया किसको नहीं पता, सभी को पता है। और हमें पता है कि भारत का एरिया है 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बच्चों ये जो एरिया है ना भारत का एरिया, ये आपको ये भी पता होगा कि ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो मेरे दोस्त ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये विश्व का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को विश्व का ही नहीं पता है कि वर्ल्ड का मतलब क्या है, क्या मीनिंग होता है वर्ल्ड का। मतलब जब भी हम विश्व शब्द बोलते हैं, वर्ल्ड शब्द बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है 29% सथल भाग। बच्चों सथल भाग को ही विश्व कहा जाता है, और सथल भाग के साथ यदि मैं जल वाले भाग को भी इंक्लूड कर लूं, जल और सथल दोनों को जोड़ दूं ना, तो मेरे को पृथ्वी बोलना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो एरिया है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का नहीं बल्कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। और वर्ल्ड आते ही, विश्व आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 29% जमीनी भाग, ठीक है, 29% जमीनी भाग, ठीक है। तो विश्व का मतलब समझ चुके हो? बिल्कुल समझ चुके हैं। तो एरिया हमारा 32,263 वर्ग किलोमीटर है। बच्चों एरिया के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की। बेसिक बेसिक बातें एक बार बता रहा हूं, और इन्हीं बेसिक बेसिक बातों से फिर मेरे दोस्त बहुत अच्छा अपना जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, लोगों की संख्या यदि जनसंख्या कहलाती है तो लोगों को काउंट करना जनगणना कहलाता है, जिसे हम सेंसस बोलेंगे। और बच्चों आज से पहले लोगों को कब गिना गया था? 2011 में। तो हमें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या को देखना है। और बच्चों हम भारतवासी जो थे ना वो 121.08 करोड़ थे, 121.08 करोड़ की पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन है बच्चों ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? तो मेरे दोस्त ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का मेरे दोस्त ये कितना? 17.5% आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो लिख दिया करो सर। मैं बिल्कुल लिखूंगा भाई, लिखूंगा, मैं लिखने से कभी नहीं कतराता हूं, ठीक है। तो मैं लिख के चलूंगा, टेंशन मत लो तुम। तो हम बात करें तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का कितना होगा? 17.5% होगा। अब हमने एरिया पढ़ लिया, जनसंख्या पढ़ ली। तो बच्चों कई बार हमसे क्या पूछ लेता है एग्जामिनर? कई बार हमसे रैंक पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? रैंक पूछ लेता है कि बताइएगा भाई रैंक क्या है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रैंक।
यानी कि स्थान पढ़ेंगे। जब रैंक पूछा जाता है ना, तो रैंक यहां पर दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर बताइएगा भाई रैंक कौन सा है हमारा। और एक आपसे पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिसको हम बात करेंगे मेरे दोस्त जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का जब भी जिक्र होगा तो जनगणना कौन सी होगी? आज से पहले लोगों को 2011 में गिना गया था बच्चों, और 2011 की जनगणना अपने स्वतंत्र भारत में 7वीं जनगणना थी। और 1872 से यदि हम काउंट करना स्टार्ट करें तो मेरे दोस्त ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया कि अपने भारत का जो स्थान है मेरे दोस्त वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एरिया में रकुकबाई को, रकुकबाई को आपको याद रखना है। ठीक है, रकुकबाई। रकुकबाई में मेरे दोस्त आर से बनेगा रसिया। क्या बनेगा? रसिया। टी से क्या बनेगा मेरे दोस्त? चीन नहीं बनेगा, याद रखेंगे, कनाडा बनेगा। बच्चों यू से क्या बनेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनेगा, यूएसए। नेक्स्ट जो सी है ना, उससे बनेगा चाइना। कई बार बच्चा चाइना को ऊपर ले जाता है, चाइना ऊपर नहीं है। अकॉर्डिंग टू एरिया चाइना का जो रैंक होगा वो चौथा होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, चौथा होगा। हम बात करें बच्चों बी, बी से क्या बनेगा? ब्राजील बनेगा। मेरे दोस्त ए से क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया बनेगा। और आई से क्या बन जाएगा? आई से बन जाएगा सर इंडिया। क्या बन जाएगा? इंडिया। तो इंडिया मेरे दोस्त कौन से नंबर पे आया है? 7वें नंबर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो रैंक है अकॉर्डिंग टू एरिया वो कौन सा है? 7th नंबर पे आते हैं हम। ठीक है, 7th नंबर पे। बच्चों हम 7th नंबर पे आते हैं, लेकिन हम बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, वो रसिया होगा। बच्चों रसिया का जो एरिया है वो 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर में रसिया फैला हुआ है। ठीक है बच्चों। और अपने इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है? 7th रैंक है। अब यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा इस तरीके से कि बताइएगा भारत जो है, ठीक है, या रसिया जो है, रूस का जो क्षेत्रफल है वो भारत से कितना गुना ज्यादा है। तो बच्चों हमारा एरिया 32 से शुरू हो रहा है और इसका एरिया 171। तो 171 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो लगभग 5.5 गुना। तो आपको ध्यान रखना है कि रूस का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से बच्चों 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 5.5 गुना ज्यादा है। बच्चों कनाडा और जो यूएसए हैं, कनाडा और यूएसए जो हैं ये भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा एरिया रखते हैं। कितने गुना एरिया रखते हैं? 3 गुना एरिया मेरे दोस्त रखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कनाडा का जो एरिया है वो भारत से कितने गुना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 3 गुना ज्यादा है। बच्चों यूएसए का एरिया भी लगभग कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। रसिया का जो एरिया है बच्चों वो कितने गुना ज्यादा है? वो आप बोलेंगे 5.5 गुना ज्यादा है। तो 5.5 गुना बड़ा है बच्चों भारत से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, अब यहां पर हमने 7 बड़े देश पढ़ लिए, तो हम यहां पर सबसे छोटा देश भी पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिया जो बच्चों सबसे छोटा देश होगा, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड होगा, वो कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। ठीक है बच्चों, वेटिकन सिटी जो है ना, इसका एरिया मात्र 44 हेक्टेयर है। 44 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं, 2.5 किले होते हैं। तो 44 हेक्टेयर का मतलब 110 किले हुए। तो 110 किलों के अंदर 44 हेक्टेयर जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे छोटा देश बच्चों है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। कौन से कॉन्टिनेंट का देश है बच्चों? यूरोप। और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है जिसके पास एरिया है मात्र 44 हेक्टेयर का।
अब तन्नू नाम की लड़की बोल रही है गोवा, तो गुड़िया गोवा देश नहीं है, गोवा तो स्टेट है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, बिल्कुल आप सही बोलते हो, 3702 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन गुड़िया मैं देशों का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बात है, लस्सी वगैरह ज्यादा ठोक लेते हो क्या तुम, हैं? है बच्चों, कि 5 बजे तक वो लस्सी जो है ना असर करती रहती है, पता ही नहीं चलता कि देश चल रहा है या राज्य चल रहा है, ठीक है, लेकिन चल रहा है। बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त। जनसंख्या के आधार पे जब भी हम पढ़ेंगे तो जनगणना 2011, यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हम 2011 की जनगणना को ध्यान में रख के चर्चा करेंगे, ना कि प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में तो बच्चों हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना को हम लेके चलेंगे। और 2011 की जनगणना के आधार पे हम चर्चा करें तो बच्चों सबसे पहले नंबर पे जो देश था वो देश है चाइना, अपना पड़ोसी चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों हम थे, तो हमारा और चाइना का तगड़ा मुकाबला रहता है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, जनसंख्या वाले फील्ड में हमारा तगड़ा मुकाबला रहता है। और अब तो हमने मेरे दोस्त चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और जनसंख्या के मामले में हम चाइना को इतना पीछे छोड़ देंगे कि चाइना कभी भूल के भी हमारे आसपास नहीं फटक पाएगा। और आज दुनिया में हम पहले नंबर पे ठहरते हैं बच्चों, चाहे वो जनसंख्या का ही मामला क्यों ना हो, पहला नंबर तो पहला नंबर होता है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम पहले नंबर पे हैं एक फील्ड में, और वो फील्ड है मेरे दोस्त जनसंख्या की फील्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूएसए। चौथे नंबर पे 2011 की जनगणना के आधार पे इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे मेरे लाडले बच्चों ब्राजील का नाम आता है, ठीक है, ब्राजील। छठे नंबर पे हम बात करते हैं पाकिस्तान आ जाता है। सातवें नंबर पे हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, ठीक है ना, नाइजीरिया। तो मेरे दोस्त हमने यहाँ पर 7 बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ लिए। यहाँ पर हम 7 बड़े देश 2011 की जनगणना के आधार पे पढ़ चुके हैं बच्चों, चाइना, इंडिया। तो हम बात करें यहाँ पर तो लगभग चाइना की जो पॉपुलेशन थी अप्रोक्स 131 करोड़ मेरे दोस्त हुआ करती थी उस समय। 131 करोड़ अप्रोक्स लगभग की यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 121.08 करोड़। यूएसए की जो पॉपुलेशन है मेरे दोस्त लगभग 33 करोड़, ठीक है। इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 26 करोड़। ब्राजील की जो पॉपुलेशन है लगभग 21 करोड़। बच्चों पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है लगभग 18 करोड़। और नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 17.5 करोड़, ठीक है। ये हम अप्रोक्स यानी कि लगभग आंकड़े लेके चल रहे हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ हमारा जो रैंक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है सर, सेकंड रैंक। तो 2011 की जनगणना के आधार पे अपने इंडिया का जो रैंक होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा, ठीक है। पहले नंबर पे कौन रहा, चीन रहा। जब हमने सबसे छोटा देश यहाँ पढ़ा तो मेरे दोस्त हमें सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी देख लेना चाहिए, जनसंख्या के मामले में जो सबसे छोटा हो। और सबसे कम जनसंख्या भी मेरे दोस्त कौन से देश की पाई गई, वेटिकन सिटी की, वेटिकन सिटी, ठीक है। जो जमीन में सबसे छोटा है वो जनसंख्या में भी सबसे नीचे आता है। और बच्चों वेटिकन सिटी के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हो सकती है वो बच्चों 1000 हो सकती है। और 1000 के 1000 यहाँ पर मेल हो सकते हैं, यहाँ फीमेल नहीं रह सकती। तो जब यहाँ पुरुष ही पुरुष रह सकते हैं तो इसका मतलब धरती के ऊपर मेरे दोस्त सबसे सुखी देश कौन सा होगा, वेटिकन सिटी होगा, है ना। तो दुनिया का सबसे सुखी देश वेटिकन सिटी होगा, ठीक है ना। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिएगा आपको कौन से आंकड़े याद रखने हैं मेरे दोस्त, आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने। ये इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि मैं आपको यहां से और क्वेश्चन कवर करवा सकूं। मैं इन आंकड़ों को रिलेट करूंगा और यहां से मेरे दोस्त बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनेंगे। तगड़े तगड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिएगा बच्चों, आप नजर दौड़ाइएगा कि सिर्फ 3 ऐसे देश हैं
बच्चों जो जिस नंबर पे एरिया लिए बैठे हैं वो उसी नंबर पे जनसंख्या भी लिए बैठे हैं। जैसे मैं बात करूं यूएसए की, यूएसए की मैं बात करूं, ठीक है, तो एक तो है मेरे दोस्त यूएसए, यहां से यूएसए, यूएसए जो है ना वो जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है, तो मेरे दोस्त वो क्षेत्रफल के मामले में भी तीसरे नंबर पे है। फिर आप आ जाओ ब्राजील को देखो, ब्राजील जो है मेरे दोस्त वो क्षेत्रफल में पांचवें नंबर पे है, तो मेरे लाडले बच्चों वो जनसंख्या में भी पांचवें नंबर पे है। फिर आप आ जाओ वेटिकन सिटी को देखो, वेटिकन सिटी जो है बच्चों वो क्षेत्रफल में भी सबसे नीचे है और जनसंख्या के मामले में भी क्या है, वो सबसे नीचे है। तो ये दुनिया के तीन ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर बच्चों सेम रैंक रखते हैं। तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मेरे दोस्त इनका जो स्थान है ना वो संयुक्त स्थान है, या हम बोल सकते हैं कि ये सेम रैंक मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा ऐसा कौन सा देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे सेम रैंक पे आता है, तो आप बोलेंगे कि सर एक देश नहीं तीन देश हैं ऐसे, एक है यूएसए, एक है ब्राजील और एक है मेरे दोस्त वेटिकन सिटी। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा देश एरिया में रसिया, जनसंख्या में बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पे चाइना, आज के समय इंडिया है। आपसे पूछ ले सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, दोनों मामलों में इंडिया का रैंक एरिया में सातवें नंबर पे, क्षेत्रफल में सातवें पे, तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इंडोनेशिया आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड इसे बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ के साथ लिखते रहना, सबसे बड़ा द्वीपीय देश यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड। बच्चों जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर देश बना है वो इंडोनेशिया है, इसको हम लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड बोलेंगे। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो तो हम ग्रीनलैंड पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम देश पढ़ रहे हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड, बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, इंडोनेशिया। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या कौन से देश में है, तो सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भी आपका मेरे दोस्त इंडोनेशिया है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान है, नहीं बच्चों, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में है। और ये बात जो है ना ये तारा सिंह ने बता दी थी गदर फिल्म में, जब वो सकीना को लेके सकीना को लेने गए थे पाकिस्तान और वहां पर उसने जो हैंडपंप उखाड़ा था, तब मेरे दोस्त उन्होंने बोला था कि यहाँ से ज्यादा जो मुसलमान है वो मेरे देश भारत में रहते हैं। ठीक है, तो मेरे भी याद आ गया कि भाई साहब सन्नी देओल ने अमीषा के लिए, अमीषा पटेल थी वो सकीना जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसी ने बता दिया था कि पाकिस्तान से ज्यादा तो भारत में है, तो फिर दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है, तो आप बोलेंगे इंडोनेशिया में है। कहाँ है मेरे दोस्त, इंडोनेशिया में है। ठीक है ना? समझ में आई बात? फिल्म तो देखते होगे तुम लोग, कौन कौन बच्चा है जो फिल्म नहीं देखता है? सर आप हिंदी बोला करो भाई, मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ यार, मेरी भाषा समझ में नहीं आती है क्या आप लोगों के? है दोस्त, हिंदी तो बोल रहा हूँ, मैं कहाँ साडा तो आडा बोल रहा हूँ भाई, पंजाबी कहाँ बोल रहा हूँ, हिंदी तो बोल रहा हूँ प्योर। सर हिंदी में भी लिखा करो, चलेगा, हिंदी में भी लिख लिया करेंगे, ना टेंशन लो तुम, हिंदी में भी लिख लिया करेंगे ना। हाँ देखो ये हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। बच्चों अब हम बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है सर जी ब्राजील। भाई साहब ब्राजील जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे आता है? पांचवें नंबर पे। और मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
आप बोलेंगे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बच्चों उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है ना, आपको ध्यान रखना है वो दुनिया में कौन से देश के बराबर है? ब्राजील देश के बराबर है। 2011 में उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है लगभग 20.5 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। और बच्चों ब्राजील के पास 21 करोड़ की पॉपुलेशन थी। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताइएगा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या बच्चों कौन से देश के बराबर है लगभग? तो आपको बोलना है ब्राजील देश के बराबर है। और ब्राजील जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर पे आता है। यदि हम बात करें कि आज उत्तर प्रदेश को देश बनाना पड़े, तो देश बनते ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बच्चों दुनिया में 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो आप लोग खुद देखिएगा कि भारत के अंदर 5वें नंबर का एक देश जनसंख्या के मामले में बैठा है, नाम उसका उत्तर प्रदेश है। बच्चों क्या है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील और उत्तर प्रदेश बच्चों क्या है? बराबर हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार वेटिकन सिटी में 1000 आदमी मैक्सिमम रहते हैं, तो यहाँ पुरुष पुरुष ही क्यों रहते हैं? बच्चों आपको समझना है कि ये जो वेटिकन सिटी है ना, ये 1929 के अंदर देश बना था। इटली देश के अंदर एक जमीन है 44 हेक्टेयर की। ये जो वेटिकन सिटी है बच्चों, ये इटली देश की जमीन है 44 हेक्टेयर। और इटली देश के राजाओं के साथ जो अंग्रेजों के संत होते हैं, जिसको हम पोप बोलते हैं, ईसाई पादरी बोलते हैं, उनकी बच्चों एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था। और उस संधि और समझौते के तहत बच्चों इटली के राजाओं ने ये 44 हेक्टेयर की जो जमीन है ना, ये इन संतों को दे दी थी, इन पोप को दे दी थी, ईसाई पादरियों को दे दी थी। और ईसाई पादरियों को दी थी किस लिए? ताकि वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और इस 44 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बच्चों मैक्सिमम 1000 ईसाई पादरी रह सके, ऐसा उन्होंने अपना एक रूल बनाया था कि हम 1000 से ज्यादा यहाँ पर ईसाई पादरियों को नहीं रखेंगे। ये 44 हेक्टेयर की जो जमीन है वो 1000 लोगों के लिए सफिशियंट है। ठाठ बाट से 1000 ईसाई पादरी यहाँ रह सकते हैं और यहाँ पर रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ के साथ अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ से वो जोर शोर से प्रचार कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पूरी दुनिया से टॉप के 1000 ईसाई पादरियों को लाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यदि ये ईसाई पादरी हैं, संत हैं, तो घर गृहस्थी से दूर होंगे। अब घर गृहस्थी से दूर होंगे तो यहाँ पर सिर्फ मेल मेल ही होंगे, यहाँ फीमेल नहीं होंगी। तो बच्चों इसीलिए इसे कहा जाता है दुनिया में सिर्फ पुरुष जनसंख्या वाला देश। तो दुनिया में सिर्फ पुरुष जनसंख्या वाला देश आप बोलेंगे वेटिकन सिटी। और ये देश बना था कब? 1929 में। और 1929 में जो समझौता हुआ था, जो संधि हुई थी, उसे हम बोलते हैं लेटरन संधि। तो बच्चों लेटरन संधि इटली के राजा और ईसाई पादरियों के बीच 1929 में हुई। और इसी संधि के तहत बच्चों एक देश बना 44 हेक्टेयर जमीन का, जो दुनिया का सबसे छोटा देश बना मेरे दोस्त, ठीक है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना देश भारत है। तो अपने देश भारत में दो महत्वपूर्ण बातें और हम कर लेते हैं। बच्चों अपने भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? इसे कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बच्चों, इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बच्चों ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये अपने भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है बच्चों, जब ये भारत के बीचों बीच गुजरती है ना, तो ये अपने भारत को दो बराबर भागों में क्या है? बांटती है।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। बच्चों जब ये दो बराबर भागों में बांटती है तो ठीक ऊपर वाला भाग हमारा कहलाता है नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत। इसे हम कौन सा भारत बोल देंगे मेरे दोस्त? इसे हम उत्तरी भारत बोल देंगे। और नीचे वाला जो है ना, इसको हम बोलते हैं साउदर्न इंडिया, यानी कि दक्षिणी भारत। तो बच्चों इस रेखा के ठीक ऊपर का भारत नॉर्थ इंडिया है, नीचे का भारत दक्षिण भारत है। और ये जो कर्क रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है ये? 8 राज्यों से बच्चों ये गुजरती है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इन 8 राज्यों में सबसे पहला राज्य आपको यहाँ दिखाई दे गया होगा मेरे दोस्त, इस राज्य का नाम है गुजरात, ठीक है। गुजरात से ठीक आगे जो स्टेट है मेरे दोस्त, वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद हम बात करें तो बच्चों तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसको हम एमपी बोलते हैं। ये बीच का प्रदेश है, मध्य का प्रदेश है, इसलिए से मध्य प्रदेश बोल दिया। बच्चों मध्य प्रदेश के बाद ये आ जाती है कहाँ? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से भारत में कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़, ठीक है। 36 का मतलब 36 होता है। तो यहाँ पर 36 किले होते थे, और 36 किलों का गढ़ ही कहलाता है छत्तीसगढ़। बच्चों गुजरों की भूमि कहलाता है गुजरात, राजपूतों की भूमि कहलाता है राजस्थान, ठीक है ना। तो जो राज्य हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम गुजरात क्यों पड़ा, क्योंकि ये गुजरों की भूमि है, इसलिए इसका नाम पड़ा गुजरात। बच्चों ये राजपूतों का स्थान है, इसलिए इसका नाम है राजस्थान। ये मध्य का प्रदेश है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। मेरे दोस्त ये 36 किलों का गढ़ है, इसलिए इसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद बच्चों हम बात करें, ये आ जाता है झारखंड। झारखंड का मतलब है ये झरनों का राज्य है। तो झरनों का राज्य भारत में किसे बोलते हैं? झारखंड को बोलते हैं। बच्चों झारखंड के बाद नेक्स्ट जो है ये आपका है पश्चिम बंगाल। इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 6 राज्य हो चुके हैं हमारे, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों ये त्रिपुरा। इसको हम त्रिपुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी 3 दिशाओं के साथ बांग्लादेश लगता है, ठीक है। तो 3 दिशाओं के साथ बांग्लादेश लगने के चलते बच्चों इसका नाम है त्रिपुरा। क्या है दोस्त? त्रिपुरा है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बच्चों अपना स्टेट है मिजोरम। मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, शानदार जबरदस्त, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये राज्य जो हमने पढ़े, तो इन राज्यों की राजधानियां भी हैं, और कौन सी वो राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के नजदीक है? तो गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है बच्चों? गांधीनगर। तो गांधीनगर कर्क रेखा के नजदीक है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है बच्चों? भोपाल। भोपाल। तो भोपाल भी मेरे दोस्त कर्क रेखा के नजदीक है, ठीक है। हम बात करें तो झारखंड, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। रांची भी कर्क रेखा के नजदीक है। और उसके बाद मेरे दोस्त त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला। अगरतला, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बच्चों हम बात करें तो इन राजधानियों में सबसे नजदीक कौन है? इन राजधानियों में सबसे नजदीक है अगरतला। कौन है मेरे दोस्त? अगरतला। उसके बाद कौन आता है? रांची आता है। क्या आता है? रांची आता है, ठीक है। सर जी ट्रिक बता दो।
मेरे दोस्त इसकी क्या ट्रिक बनाएंगे? 8 राज्य यार, तुम आंखों के सामने चीजें देख रहे हो, तो जो चीज आंखों के सामने दिखा दी जाए ना, उसकी ट्रिक नहीं होती कभी भी, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी ट्रिक तुम्हें मिल जाएगी। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, तो ऐसे ट्रिक कुछ भी बना लो, लेकिन ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं, या तो ट्रिक खुद की बनाओ, याद रखने के लिए ट्रिक या तो खुद की बनाओ। और यदि ट्रिक तुम खुद की नहीं बना रहे हो तो किसी दूसरे की ट्रिक को आपको याद करना पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा मेथड है कि एक तो 2 स्टेप से कोई चीज याद करोगे, कि पहले ट्रिक याद करेंगे फिर ट्रिक से उसको याद रखेंगे। यहां पर आंखों के सामने स्टेट आप देख रहे हो, और आंखों के सामने जब कोई स्टेट दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, तो मेरे दोस्त ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बहुत बढ़िया। बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो कौन सा है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक, मेरे बच्चों कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उदयपुर। कर्क रेखा के सबसे नजदीक आप किसको बताओगे? उदयपुर को बताएंगे। तो बच्चों उदयपुर तो आप लोगों ने राजस्थान में ही पढ़ा होगा ना, तो ये याद रखना है, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं बल्कि त्रिपुरा वाला उदयपुर है, ठीक है। तो ये उदयपुर जो है बच्चों, जिसे हम जिलों का शहर पढ़ते हैं, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है ये। जो साबरमती नदी के किनारे है, ये वो उदयपुर नहीं है। ये उदयपुर है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास है, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक है ना। जो कर्क रेखा के क्या है, सबसे नजदीक है मेरे दोस्त। बच्चों ये जो कर्क रेखा हम पढ़ रहे हैं ना, इस कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काटती है। 2 बार पार करने वाली नदी, वो कौन सी रिवर है बच्चों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम क्रॉस करती है? कौन सी वो नदी है दुनिया में जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? उस नदी का नाम है मेरे दोस्त माही नदी, माही रिवर। कौन सी रिवर? माही रिवर। माही नदी बच्चों मध्य प्रदेश से निकलती है। एक बार मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को पार करती है, और दूसरी बार गुजरात में बच्चों पार करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरने का काम करती है माही नदी, ठीक है। बच्चों ये कर्क रेखा, ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा जिलों से गुजरती है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा जिलों से गुजरती है। भारत में सबसे ज्यादा जिले कौन से प्रदेश में है? वो आपके प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरती है। तो आप देख रहे हैं, आंखों से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश का ज्यादा एरिया है। जब एरिया ज्यादा है तो जिले भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरती है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा जिलों से ये क्या है? गुजरती है। और जिलों की संख्या भी हम बात करें तो 14 जिलों से गुजरती है ये। ल- कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है मेरे दोस्त, और पश्चिम बंगाल के ठीक आगे बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हम मिजोरम पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मिजोरम पहुंचेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर हुई तो अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त अपने भारत की बाउंड्री के बारे में। हम बात करेंगे मेरे दोस्त भारत की सीमा। हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की सीमा। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है सीमा?
तो आपको बोलना है कि जो सीमा होती है उसका मतलब है कि कोई भी जमीन और उस जमीन का जो आउटर क्षेत्र होगा, ठीक है, बाहरी जो क्षेत्र होगा उसी को तो हम सीमा बोलेंगे। और उस बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बच्चों हमने किसको तैनात कर रखा है? सैनिकों को। तो सीमा के ऊपर ही कौन होते हैं? सैनिक होते हैं। यदि ये अपना देश भारत है या अपने भारत की जमीन है जो बच्चों पानी के अंदर है, चाहे मैं बंगाल की खाड़ी का पानी, चाहे मैं अरब सागर का पानी बोलूं, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे जमीनी टुकड़े हैं जिनको हम आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप हैं उनका एक ग्रुप है, उसको हम अंडमान निकोबार द्वीप बोलते हैं समूह। बच्चों एक ग्रुप हमारा यहाँ अरब सागर का है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। तो हमारे जो आइलैंड ग्रुप हैं वो दो हैं, लेकिन हमारे पास आइलैंड बहुत सारे हैं। आइलैंड है तो इसका मतलब वो जमीनी भाग है। और भारत का जमीनी भाग चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो बच्चों, उसका जो आउटर क्षेत्र होगा, बाहरी जो क्षेत्र होगा ना, उस बाहरी क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। ठीक है। हम बात करें तो अपने भारत की जो सीमा है वो हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। सर जी तीन तरीके से कैसे पढ़ेंगे? बच्चों एक सीमा जो हमारी जमीन के साथ लगती है उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा, यानी कि लैंड बाउंड्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? लैंड बाउंड्री बोलेंगे। एक जो पानी के साथ हमारा बॉर्डर लगता है बच्चों उसको बोलेंगे कोस्टल बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? कोस्टल। और एक मेरे दोस्त हमारी सीमा होगी जलीय सीमा, एक्वेटिक बॉर्डर उसे हम बोलेंगे। तीनों को समझते हैं क्या है ये? देखिएगा रटना नहीं है, जो भी चीज ना समझ में आए ना तो मेरे से आप चार चार पांच पांच बार भी पूछ लेना, मैं कभी परेशान नहीं होता। मैं परेशान तभी होऊंगा जब आप बच्चों समझ नहीं पाओगे। ठीक है। और मैं आपको हर हाल में समझाऊंगा, चाहे मेरे को किसी भाषा में समझाना पड़े, क्योंकि पढ़ाई बहुत आसान है। इसको मुश्किल हमने बना रखा है क्योंकि हम रट्टे मारने के आदी हो चुके हैं। और रट्टाफिकेशन कभी भी हमें इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि आज का कंपटीशन काफी टफ है और हर बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो बच्चों उस मेहनत को हमें इस तरीके से करना है जो हमें आसान भी लगे और जल्दी हमें सफलता के रास्ते पे ले जाए। तो इस तरीके से हमें मेहनत करनी है, जो मेहनत हमें थकाएगी नहीं बल्कि रिजल्ट देगी, ऐसी मेहनत हम करेंगे। तो बच्चों सीमा का मतलब समझ चुके हो कि कोई भी क्षेत्र उसका जो आउटर एरिया है, बाहरी क्षेत्र, उसे सीमा बोलते हैं। और हम सीमा पढ़ेंगे दो तरीके से। ठीक है। पहले दो तरीके से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक तीसरा जो तरीका है एक्वेटिक बॉर्डर जलीय सीमा उसके बारे में बताऊंगा। अब आप अपने भारत के मानचित्र को देखते हो? बिल्कुल देखते हैं सर। ये अपना भारत है। ठीक है। ये अपना भारत है मेरे दोस्त। तो यदि ये अपना भारत है तो यहाँ पर जल ही जल है। और इस जल को हमने क्या बोल दिया? अरेबियन सी बोल दिया। अरब सागर हमने बोल दिया। ठीक है। और इस साइड भी बच्चों जल है। और इस जल को हमने बोल दिया बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हमने इसको बोल दिया। ठीक है ना। सर एक सीमा हमारी पड़ोसन भी है। बेटा जो तुम्हारी पड़ोसन सीमा है ना वो काम नहीं आएगी। ठीक है। यदि तुम यूपी दरोगा का पेपर क्लियर करना चाहते हो तो उस सीमा से दूरी बना के चलनी पड़ेगी बेटा। ठीक है ना। जो सीमा मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो काम आएगी। ठीक है। हाँ तो उस सीमा से दूर रहे, वरना तो आपको पता होगा ना कि भाई यूपी के अंदर है एंटी रोमियो सिस्टम भी है। और एंटी रोमियो की एक बार भी बच्चों यदि भिड़ंत हो गई ना, उसके बाद फिर सारी सीमा अपने घर जैसी लगेंगी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एंटी रोमियो कभी भी आपके आसपास ना आए,
इसलिए तुम इस सीमा का जिक्र करो जो तुम्हारे पड़ोस में है, उसको छोड़ दो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखिएगा, यदि ये पानी है तो भाई हमारी जो जमीन है वो सिर्फ इतनी थोड़ी है, हमारे बहुत सारे जमीन के टुकड़े यहाँ पर भी हैं, हमारे बहुत सारे जमीन के टुकड़े यहाँ पर भी हैं, जिनको हमने द्वीप बोला है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी जमीन का टुकड़ा हमारा चाहे कहीं पर ही क्यों ना हो, बच्चों उसके बाहर का जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बॉर्डर कहलाएगा। अब जल के साथ लगता जो ये बॉर्डर है, जल के साथ लगते इस बॉर्डर को हम बोलेंगे कोस्टल बॉर्डर, तटीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तट, तट का मतलब किनारा होता है, और किनारा जल के पास वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बच्चों जल के साथ लगता बॉर्डर होगा आपका कोस्टल बॉर्डर। और जहां पर जल नहीं है तो बच्चों ठीक इसके ऊपर का ये जो बॉर्डर होगा, बच्चों इस बॉर्डर को हम बोलेंगे लैंड बॉर्डर। क्या बोलेंगे, लैंड बॉर्डर। जो जल के साथ नहीं लगता है उसे लैंड बॉर्डर, जो जल के साथ लगता है उसको कोस्टल बॉर्डर। अब ये जलीय सीमा क्या होती है बच्चों, जो हमारा जल है, एक तो राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी, एक लेफ्ट हैंड साइड में अरब सागर, और एक ठीक नीचे का बच्चों इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। इस जल के ऊपर हमारा जो अधिकार होगा वो कितने किलोमीटर तक होगा, कितनी दूर तक होगा, बच्चों ये हमें कौन सी सीमा बताएगी, ये हमें जलीय सीमा बताएगी। तो हमारा जो देश भारत है उसके 3 दिशा में जल लगता है, और 3 दिशाओं में लगने वाले जल के ऊपर हमारा अधिकार कितनी दूरी तक है, बच्चों ये हमें कौन सी सीमा बताएगी, एक्वेटिक बॉर्डर बताएगा, जलीय सीमा बताएगी। ठीक है ना। समझ में आई बात। तो बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर लैंड बाउंड्री की। तो हमारी जो लैंड बाउंड्री है ना बच्चों, वो है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 15,106.7 बच्चों हमारी लैंड बाउंड्री है। कोस्टल जो बॉर्डर है बच्चों, ये है 7516.6 किलोमीटर। अब हमारा कोस्टल बॉर्डर जो है ना वो 11,098 किलोमीटर हो चुका है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ये पुराना आंकड़ा पढ़ा रहा हूं, और इसी पुराने आंकड़े को फिर हम नए आंकड़े में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों पहले हमारा कोस्टल बॉर्डर जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं मापा गया था, उसको मापने के लिए अच्छी तकनीक हमारे पास नहीं थी। तो जल्दी जल्दी में हमने उस समय हमारा कोस्टल बॉर्डर माप लिया और हमने बोल दिया 7516.6 किलोमीटर है। ये 1970 के आसपास की बात है, 1970 के आसपास जल्दबाजी में हमने हमारा कोस्टल बॉर्डर माप लिया था। लेकिन अब हमने कोस्टल बॉर्डर बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्त मापा है, और मापने के बाद बच्चों वो आंकड़ा बहुत बड़ा हुआ है, और 11,098 किलोमीटर का अब हमारा कोस्टल बॉर्डर बच्चों निकल के आया है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले एक बार जो तुम पुराना आंकड़ा पढ़ते आ रहे हो वो मैं आपको बता के चल रहा हूं। ठीक है, जलीय सीमा को लास्ट में पढ़ेंगे। तो 15,106.7 किलोमीटर हमारा लैंड बॉर्डर। ठीक है, अब बच्चों लैंड बॉर्डर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब यहां से ये लैंड बॉर्डर है सारा का सारा। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो ये लैंड बॉर्डर है, जो ये स्थलीय सीमा है, यदि ये स्थलीय सीमा है तो स्थलीय सीमा के इस साइड वाला क्षेत्र हमारा है, तो मेरे दोस्त फिर दूसरी साइड वाला क्षेत्र किसका होगा, वो हमारे किसी ना किसी पड़ोसी देश का होगा। तो पड़ोसी देश कौन से हैं, पड़ोसी देश हमारे जमीनी वो हैं बच्चों जो इस 15,106.7 किलोमीटर के साथ चिपके हुए हैं। पड़ोसी का मतलब ही क्या होता है, जिसको हम नेबर कंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों पड़ोसी का मतलब होता है जिसके साथ दीवार के दीवार लगे। सामने वाला घर आपका बाद में पड़ोसी होगा, पहले आपका पड़ोसी वो घर माना जाएगा जिसके साथ आपके घर की दीवार लगती होगी। और यदि ये अपना भारत घर है और अपने भारत घर की ये दीवार है, तो इन दीवारों के साथ जो चिपके हुए हैं बच्चों वो हमारे 7 पड़ोसी हैं, और उन सातों के सातों पड़ोसियों को हम स्थलीय पड़ोसी देश बोलेंगे, यानी कि हम बच्चों नेबरिंग कंट्री बोलेंगे, वो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये जो 15,106.7 किलोमीटर का हमारा लैंड बॉर्डर है ना बच्चों, इसके साथ हमारे कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं, 7 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं।
7 पड़ोसी देश हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये 7 पड़ोसी कौन कौन से हैं? ये 7 पड़ोसी कौन कौन से हैं? सर जी, यूपी जीके की क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, तो मेरे दोस्त अभी जो है ना वो हमें थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि यार 1 घंटे की क्लास में थोड़ा सा कंटेंट हो पाता है। ऐसे बच्चे तो नहीं है ना, तुम्हें ये लग रहा हो कि थोड़ा सा कंटेंट हो पाता है। कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक बार मैं आपको थोड़ा सा बच्चों ज्योग्राफी के अंदर इंटरेस्ट लाने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ। आपको भूख लगनी चाहिए ज्योग्राफी की, उसके बाद देखिएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, एक एक चीज़ दिमाग में बैठती जाएगी, तो बच्चों फिर स्पीड भी बढ़ती जाएगी और स्पीड के साथ साथ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट भी आती जाएगी। और जब इंटरेस्ट के साथ किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। जैसे आज पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हमारा हो गया, क्योंकि सारे के सारे इंटरेस्ट में बच्चों हम डूबे हुए हैं, एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ के चल रहे हैं। और एक बार में ही हमें ऐसा पढ़ना है कि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, फिर मेरे दोस्त हमारे दिमाग में जो भी डाउट बनेंगे, हम सामने वाले टीचर से वो डाउट क्लियर करते चलेंगे। तो एक बार ऐसा मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, एक एक चीज मेरे दोस्त मैप के जरिए कवर कराना चाहता हूं, ताकि आपको बार बार ये चीजें परेशान ना करें और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, तो मेरे दोस्त पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। ये शुरुआती दौर है, ठीक है। लगभग 7 8 10 दिन के बाद हम स्पीड से भी आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट में भी चीजें बताऊंगा, यानी कि जो चीज स्टैटिक होगी वो हम लिख के ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें समझाने का इतना ज्यादा नहीं होगा, वो डायरेक्ट मैं आपको पीपीटी के ऊपर बता के चलूंगा, वहां हम समय भी बचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो चीज समझाने की है, वहां चाहे मेरे को कितना भी समय क्यों ना लगाना पड़ जाए, बच्चों मैं समय लगाऊंगा, एक एक बच्चे को संतुष्ट करूंगा, और एक एक बच्चे के दिमाग में वो चीज बैठनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा जो नाता है बच्चों, जब आप दरोगा लग जाओगे, ठीक है, तब तक रहेगा। और कभी यूपी में मैं आऊंगा तो मेरे दोस्त, यदि कोई कागज पूरा नहीं होगा तो तुम जाने दोगे, क्योंकि तुम मेरे से पढ़े हुए होंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को तैयार करूंगा मेरे सब्जेक्ट के अंदर, जहां 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं बच्चों कंधों के ऊपर सटार लगवाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। आप और आपका परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, और ऐसे ही आप जी तोड़ मेहनत करते रहें। थैंक यू।